नमस्कार, मैं प्रोफेसर जया कावड़े, जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा। आज का लेक्चर बीकॉम फाइनल ईयर हिंदी मीडियम के लिए फाइनेंशियल अकाउंट। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि अमलगमेशन या एब्जॉर्प्शन में हमने देखा था कि जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी की, मतलब वेंडर कंपनी की बुक्स में जर्नल एंट्रीज कैसे की जाती है। आज के लेक्चर में हमें देखना है कि परचेसिंग कंपनी के बुक्स में जर्नल एंट्रीज कैसे की जाती है और साथ ही में देखना है कि हमको कि परचेसिंग कंपनी में न्यू बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं हम जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी। जब भी हमने पिछले लेक्चर में वेंडर एज्यूम करना है हमको कि हम वेंडर कंपनी है और वेंडर कंपनी खुद को एज्यूम करके उसके बुक्स में एंट्रीज करनी है, बराबर है। और अगर हम परचेसिंग कंपनी के बुक्स में जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं तो हमें खुद को एज्यूम करना है कि हम परचेसिंग कंपनी, एज अ परचेसिंग कंपनी हमें हमारे बुक्स में जर्नल एंट्रीज करनी है। ऐसा एज्यूम करके हमको जर्नल एंट्रीज करनी पड़ती है। तो इमेजिन कीजिए, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अमलगमेशन और एब्जॉर्प्शन, ये दो थीम हमको अपने आंखों के सामने लाना है। अमलगमेशन में क्या होता है कि दो कंपनियां मिला के एक कंपनी हो रही, मतलब उसमें जो ऊपर की दो कंपनियां हैं वो वेंडर कंपनी थी और जो नई कंपनी बन रही थी वो परचेसिंग कंपनी थी। एब्जॉर्प्शन में भी वैसे ही था कि मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था उसमें बी कंपनी जो थी वो परचेसिंग कंपनी थी, मतलब वो ए कंपनी को एब्जॉर्ब कर रही थी। तो हमें नई कंपनी की सिचुएशन क्या रहेगी, वो क्या करेगी, ये सोच के या एज्यूम करके हमको उसकी बुक में जर्नल एंट्रीज करनी है। तो सबसे पहले देखेंगे कि अगर हम परचेसिंग कंपनी है तो हम क्या कर रहे हैं कि वेंडर कंपनी का बिजनेस परचेस कर रहे हैं, बराबर है। अब बिजनेस परचेस करना माने क्या कि वेंडर कंपनी की जो असेट्स एंड लायबिलिटीज होंगी वो असेट्स एंड लायबिलिटीज हम एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर टेकन ओवर कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि वेंडर कंपनी के असेट्स और लायबिलिटीज को टेकन ओवर करना, मतलब कि बिजनेस परचेस करना। तो सबसे पहली एंट्री बिजनेस परचेसिंग की होगी। तो सबसे पहली एंट्री है फॉर परचेस बिजनेस ऑफ वेंडर कंपनी या फिर एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर ऑफ वेंडर कंपनी। ठीक है, तो क्या हुआ कि असेट्स हमारे पास आई। जब असेट्स हमारे पास आती है तो असेट्स का अकाउंट डेबिट होता है, तो वेरियस असेट्स अकाउंट डेबिट। वेरियस असेट्स इसका मतलब जो भी असेट्स हमने वेंडर कंपनी की जो भी असेट्स हमने टेकन ओवर की होंगी वो असेट्स यहाँ पे आएगी। ठीक है, टू एक्सेप्टेड लायबिलिटीज अकाउंट, जो लायबिलिटीज हमने एक्सेप्ट की होंगी या टेकन ओवर की होंगी वो लायबिलिटीज का अकाउंट क्रेडिट होगा। टू लिक्विडेटर्स ऑफ वेंडर कंपनी अकाउंट, मतलब कि लिक्विडेटर्स मतलब वेंडर कंपनी को हमें उसके बदले में क्या देना है, परचेस कंसिडरेशन देना है। तो परचेस कंसिडरेशन अगर हमें वेंडर कंपनी को देना है तो उसको मतलब वेंडर कंपनी के नाम से नहीं तो उसके लिक्विडेटर के नाम से, मतलब लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी के नाम से वो अमाउंट दिखानी पड़ती है। इसीलिए यहाँ पे आया लिक्विडेटर्स ऑफ वेंडर कंपनी अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री क्या बनी, असेट्स अकाउंट डेबिट टू एक्सेप्टेड लायबिलिटीज अकाउंट टू लिक्विडेटर्स ऑफ वेंडर कंपनी अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमने बिजनेस परचेस किया, बिजनेस परचेस की एंट्री हमने यहाँ पे की। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जब हम असेट्स अकाउंट डेबिट कर रहे हैं तो डेबिट में हमें कौन सी अमाउंट लेना है, ठीक है, और लायबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं तो लायबिलिटी में कौन सी अमाउंट लेना है और लिक्विडेटर्स पे कौन सी अमाउंट बताना है। तो जैसे हमने वेंडर कंपनी में देखा था, वेंडर कंपनी में हमने सभी असेट्स हमने रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर की थी। जब हमने रियलाइजेशन अकाउंट को असेट्स ट्रांसफर की तो उसकी जो बुक वैल्यू है, मतलब पुरानी वेंडर कंपनी के जो बैलेंस शीट में उसकी जो वैल्यू होंगी, बुक वैल्यू होंगी, उस वैल्यू पे हमने वो रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर किया था। लेकिन यहाँ पे परचेसिंग कंपनी में आपको क्वेश्चन में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो वैल्यू बताई होंगी उसकी रिवाइज्ड वैल्यू या अग्रीड वैल्यू, मतलब परचेसिंग कंपनी ने कितनी अमाउंट में उसको लेने का डिसीजन लिया है या लेना अग्री किया है, उस अमाउंट को हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है,
जो अमाउंट हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी हुई है, जिस वैल्यू पे परचेसिंग कंपनी ने वेंडर कंपनी की असेट्स परचेस की है। और अगर एग्जांपल में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में उसकी रिवाइज्ड वैल्यू बताई नहीं है या अग्रीड वैल्यू बताई नहीं है, तो जो बुक वैल्यू होंगी वो बुक वैल्यू हम लेंगे। असेट्स की और लायबिलिटीज की दोनों का भी वैसे ही है। जो अग्रीड वैल्यू होंगी वो हमको परचेसिंग कंपनी के बुक में लेना है। अगर वैल्यू नहीं दी है तो हमें बुक वैल्यू पे लेना है, ठीक है। तो ऐसे ही ये हुई बिजनेस परचेस की एंट्री। अब इसमें भी दो सिचुएशन है। जब यहाँ पे ये एंट्री कब होगी कि जब आपको परचेस कंसिडरेशन सेपरेटली गिवन नहीं है, ठीक है। हमें से परचेस कंसिडरेशन खुद से निकालना है और उसके बाद एंट्री करनी है। और अगर दूसरी सिचुएशन ये रहती कि इसी के साथ साथ हमें नेट असेट्स का जो इंफॉर्मेशन दिया रहता है उसी के साथ साथ अगर मोड ऑफ पेमेंट देना है। मैंने आपको पिछली बार इस पे डिस्कस किया था कि अगर मोड ऑफ पेमेंट और नेट असेट्स दोनों ही दिया है तो आपको मोड ऑफ पेमेंट के थ्रू जो अपना परचेस कंसिडरेशन निकला वो परचेस कंसिडरेशन और नेट असेट का वैल्यू उसमें आपको कंपैरिजन करना है, ठीक है। अगर कंपैरिजन करने में अगर परचेस कंसिडरेशन अगर ज़्यादा आया और नेट असेट्स अगर कम आया तो परचेस कंसिडरेशन में जो हम ज़्यादा का वैल्यू दे रहे हैं वो ज़्यादा का वैल्यू निकलता है हमारा गुडविल, ठीक है। अगर ऐसे एग्जाम्पल में अगर हमारा गुडविल आया तो इसके साथ ही उसकी एंट्री हमें करनी है। तो तब एंट्री क्या होंगी, वेरियस असेट्स अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट और ये बाकी का जैसे कि वैसे रहेगा। टू एक्सेप्टेड लायबिलिटीज अकाउंट, टू लिक्विडेटर्स ऑफ वेंडर कंपनी अकाउंट। समझ में आया। दूसरा उसमें अगर पीसी का अमाउंट कम है और नेट असेट्स का अमाउंट अगर ज्यादा है तो पीसी हमें कम मिल रहा तो जो कम मिल रहा वो होता है हमारा कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व अगर रहा कोई भी एक एग्जांपल में कैपिटल रिजर्व या गुडविल रह सकता है एक कंपनी के इसमें, ठीक है। तो कैपिटल रिजर्व अगर हमारा रहा तो हम एंट्री कैसे करेंगे, तो उसकी एंट्री होगी वेरियस असेट्स अकाउंट डेबिट, टू एक्सेप्टेड लायबिलिटीज अकाउंट, टू लिक्विडेटर्स ऑफ वेंडर कंपनी अकाउंट, टू जनरल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। जनरल रिजर्व रहा तो उसका क्रेडिट होगा, गुडविल आया तो उसका डेबिट होगा। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री फॉर बिजनेस परचेस्ड, ठीक है। अब सेकंड एंट्री देखते हैं कि अब हम परचेसिंग कंपनी के दृष्टिकोण से हम हमारा एज्यूम कर रहे हैं कि परचेसिंग कंपनी क्या करेगी। तो परचेसिंग कंपनी ने पहले तो बिजनेस परचेस किया, बाद में कंपनी वो चला रही है तो उसको जो अपना उनका जो शेयर कैपिटल रहता है वो शेयर कैपिटल वो पब्लिक को इशू करती है। तो सेकंड एंट्री हमारी बनेगी इशू ऑफ शेयर टू जनरल पब्लिक, ठीक है। तो जब वो अपना शेयर कैपिटल इशू कर रही है तो जब उसने शेयर कैपिटल अपना इशू किया है तो सबसे पहले वो अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री करनी पड़ती है कि मतलब अलॉटमेंट मनी हमको लोगों से लेना है और बाद में एंट्री की जाती है कि वो अलॉटमेंट मनी हमको रिसीव्ड हुआ है, ठीक है। तो पहले तो एंट्री करनी पड़ेगी अलॉटमेंट ड्यू और रिसीवेबल की। तो उसकी एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वो क्या रहेगा, नई कंपनी का शेयर कैपिटल रहेगा। उसके बाद उसकी रिसीव्ड की एंट्री में होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पैसे मिल गए और शेयर अलॉटमेंट यहाँ पे जो डेबिट किया था वो क्रेडिट हो जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो हमारी थर्ड एंट्री हो गई। थर्ड इसमें दो एंट्रीज है हमारी, वो हो गई इशू ऑफ शेयर्स टू जनरल पब्लिक, ठीक है। देन अब परचेसिंग कंपनी ने जनरल पब्लिक को अपना शेयर्स बेच दिया। अब क्या रहता कि उसके पास जो पैसा आएगा वो पैसे से उसको वेंडर कंपनी को पेमेंट करना है, ठीक है। वेंडर कंपनी को पेमेंट करना है तो जब परचेसिंग कंपनी वेंडर कंपनी को पेमेंट करेगी तो वो बैंक भी मतलब कैश भी दे सकती है या फिर उसके जो नई कंपनी के मतलब उसके जो नए शेयर्स होंगे वो शेयर्स भी दे सकती है या फिर डिबेंचर्स भी दे सकती है। तो जब हम पेमेंट करेंगे तब एंट्री होगी लिक्विडेटर्स ऑफ वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब पैसे देने थे तो लिक्विडेटर्स ऑफ वेंडर कंपनी का अकाउंट क्रेडिट हुआ था। अब हम उसका पेमेंट कर रहे हैं तो उसका लिक्विडेटर्स ऑफ वेंडर कंपनी का अकाउंट डेबिट होगा। लिक्विडेटर्स ऑफ वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट टू
शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर्स दिए तो शेयर कैपिटल अकाउंट, डिबेंचर्स अगर दिए टू डिबेंचर्स अकाउंट और कैश अगर दी तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये हुआ पेमेंट ऑफ लिक्विडेटर्स ऑफ वेंडर कंपनी। ठीक है, इसके बाद लिक्विडेशन एक्सपेंसेस आ सकता है कि जो वेंडर कंपनी का लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है लेकिन उसका पेमेंट, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट परचेसिंग कंपनी कर रही है। तो अगर जब हम लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे दो एंट्रीज हो सकती है, दोनों में से कोई भी एक होगी। तो पहली है कि परचेसिंग कंपनी ने वेंडर कंपनी का लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे तो किया है लेकिन पहली एंट्री लिक्विडेशन एक्सपेंसेस ऑफ वेंडर कंपनी स्पेंड एंड एक्सेप्टेड बाय परचेसिंग कंपनी, पे भी किया और एक्सेप्ट भी किया कि लोगा हम आपका लिक्विडेशन का एक्सपेंसेस कर देते हैं। तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के लिए जो अमाउंट गई परचेसिंग कंपनी की तरफ से, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के लिए जो अमाउंट गई वो ज़्यादा की अमाउंट किस लिए गई, तो वो गुडविल के लिए गई। हम हमेशा अगर ज़्यादा गया हमारा तो गुडविल के लिए गया और कम गया तो हमारा कैपिटल रिजर्व हुआ। ठीक है, तो ज़्यादा की अमाउंट जो गई वो किसके लिए गई, गुडविल के लिए गई। ठीक है, तो हमारी एंट्री वहाँ पे बनेगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट टू बैंक अकाउंट। क्या लिक्विडेशन एक्सपेंसेस किया और वो एक्सेप्ट भी कर लिया। अब दूसरी एंट्री बन सकती है कि परचेसिंग कंपनी क्या बोलती है, हम आपका लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अभी तो कर देते हैं लेकिन वो पैसे आपको बाद में परचेस कंसिडरेशन के साथ देने पड़ेंगे। तो वहाँ पे एंट्री होगी वेंडर्स कंपनीज लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेड बट इट इज नॉट एक्सेप्टेड। तो वहाँ पे एंट्री बनेगी। अब लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हम पेड किए बट एक्सेप्ट नहीं करना है तो वो वेंडर कंपनी की तरफ से हमको लेना है। वेंडर कंपनी की तरफ से अगर हमको कोई भी अमाउंट लेनी है तो वो किसके नाम से हम बता रहे हैं, लिक्विडेटर्स ऑफ वेंडर कंपनी अकाउंट। तो यहाँ पे एंट्री बनेगी लिक्विडेटर्स ऑफ वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अपनी तरफ से यहाँ पे पैसे गए तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो ये हो गई जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी। अब एक कंपनी का था, ये सब एंट्रीज हो गई। अगर अमलगमेशन है तो दो कंपनी वेंडर कंपनी रहती है तो दोनों कंपनियों के बारे में ऐसी एंट्रीज आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। ये हुआ एक कंपनी का। अब इसके ही नीचे दूसरी कंपनी का बिजनेस परचेस की एंट्री होंगी, शेयर अलॉटमेंट की एक ही बार होगी। ठीक है, बिजनेस परचेस की एंट्री दूसरी कंपनी की होंगी। अगर मान लो ये ए कंपनी की है तो बी कंपनी की इसके नीचे होंगी। ठीक है, बिजनेस परचेस की, बाद में पेमेंट ऑफ लिक्विडेटर्स की और लिक्विडेशन एक्सपेंसेस रहा तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की एंट्रीज भी इसके नीचे होंगी। ठीक है, अभी एक कंपनी का मैंने आपको बताया, अगर दो कंपनियां रही तो दो कंपनियों के बारे में भी आपको इसे ही करना है। अब ये हुई जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी। इसके पहले लेक्चर में हमने देखा था जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी। तो उसमें एक थोड़ा सा ये हुआ कि जब हम लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं तो जब लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं तो उसमें मैंने आपको बताया था कि दैट लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि वहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट नहीं आता, उसमें आता टू बैंक अकाउंट, मतलब अपने तरफ से पैसे जा रहे हैं। तो वहाँ पे आपको करेक्शन कर लेना है। वहाँ पे क्या एंट्री बननी चाहिए, दैट लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, बस उतना ही था। ये हो गई हमारी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी। अब इसी के साथ में हमें देखना है कि परचेसिंग कंपनी अपनी नई कंपनी में अपनी बैलेंस शीट कैसे बनाती है। तो अब हम देखते हैं कि ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ परचेसिंग कंपनी। ठीक है, तो परचेसिंग कंपनी के बैलेंस शीट अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हमको हेडिंग देना है डैश 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 कंपनी, मतलब जो भी कंपनी का नाम होगा वो कंपनी। बैलेंस शीट एज ऑन मतलब जिस डेट की बैलेंस शीट होंगी वो डेट आपको वहाँ पे डालनी पड़ेगी। जैसे अब हमारा रेगुलर का बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वैसे ही फॉर्मेट रहेगा, लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे असेट्स साइड। ठीक है, तो असेट्स साइड में क्या क्या रहता है, फिक्स असेट्स रहती है, करंट असेट्स रहती है। ठीक है, और लायबिलिटी साइड में क्या रहता है, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल इशू और बाकी की अपनी लायबिलिटीज रहेगी। ठीक है, तो चलो पहले देख लेते हैं लायबिलिटीज साइड।
लायबिलिटी साइड में सबसे पहले आएगा ऑथोराइज शेयर कैपिटल, मतलब नई कंपनी जब फॉर्म हुई है तो वो अपना ऑथोराइज शेयर कैपिटल डिसाइड करती है। अब ये कहाँ मिलेगा, तो ये हमको अपने प्रॉब्लम में ही मिलेगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन के इसमें, ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में। तो हमें इसका ऑथोराइज शेयर कैपिटल सबसे पहले लिखना है। ऑथोराइज शेयर कैपिटल डायरेक्ट शेयर्स ऑफ रुपीज समथिंग ईच, मतलब कितने शेयर्स है और कितने अमाउंट के हैं, कितनी एक शेयर की प्राइस क्या है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। ऑथोराइज शेयर कैपिटल की अमाउंट हमने बाहर लिखी, उसको क्लोज कर दिया, क्योंकि ऑथोराइज शेयर कैपिटल की अमाउंट हम यहाँ पे टोटल में नहीं लेते इसीलिए, ठीक है। उसके बाद है इशूड एंड पेड अप कैपिटल। अब जो ऑथोराइज शेयर कैपिटल होगा उसमें से कुछ कैपिटल इशू कर दिया जाता है, तो उसमें जो शेयर्स है वो कुछ शेयर्स हमने ए कंपनी को दे दिया परचेस कंसिडरेशन के बदले में, कुछ शेयर्स हमने बी कंपनी को दे दिए इसी के बदले में, और कुछ शेयर्स हमने पब्लिक को बेचे हैं। तो यहाँ पे हमको मेंशन करना पड़ेगा कि इशू टू ए कंपनी कितने शेयर्स है, इशू टू बी कंपनी कितने शेयर्स है, और इशू टू पब्लिक कितने शेयर्स है। टोटल कुल मिला के इशूड एंड पेड अप कैपिटल हमारा कितना है, ठीक है, क्लियर। देन डिबेंचर्स। अब डिबेंचर्स केस में ये अमलगमीशन में अगर ए कंपनी बी कंपनी दोनों कंपनियों का रहा, ए कंपनी के डिबेंचर्स कितने हैं, बी कंपनी के डिबेंचर्स कितने हैं, दोनों मिला के डिबेंचर्स कितने हैं, ठीक है। देन क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स में भी वैसे ही है, ए कंपनी के क्रेडिटर्स कितने आए हमारे, बी कंपनी की तरफ से क्रेडिटर्स कितने आए, और कुल मिला के क्रेडिटर्स हमारे कितने हैं वो यहाँ पे मिलेगा। देन बिल्स पेएबल, अगर एक ही कंपनी का है तो वो भी आपको ब्रैकेट में मेंशन करना पड़ेगा कि ए कंपनी का है तो वो डायरेक्ट हम बाहर दिखा देंगे। बैंक लोन सिर्फ बी कंपनी का है वो हमने डायरेक्टली बाहर दिखा दिया। और आता है कैपिटल रिजर्व, जो हमारा पेमेंट में आया था गुडविल या कैपिटल रिजर्व, वो आपका बैलेंस शीट में आता है, ठीक है। तो सबसे लास्ट में आया कैपिटल रिजर्व लायबिलिटीज साइड में, ये होगी लायबिलिटीज साइड। देन है असेट साइड। असेट साइड में सबसे पहले आता है फिक्स असेट्स। तो फिक्स असेट अपनी जितनी भी होगी, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, वो सब फिक्स असेट्स में आएंगी। उसमें भी दोनों का कॉम्बिनेशन, लैंड एंड बिल्डिंग सिर्फ ए कंपनी की थी तो ए कंपनी का हमने कर लिया, मशीनरीज ए कंपनी और बी कंपनी की दोनों की है तो ए कंपनी बी कंपनी दोनों को मिला के हमने बाहर लिख दिया। देन फर्नीचर है ए कंपनी का बी कंपनी का, दोनों का कंबाइन करके अमाउंट आ गया। गुडविल एक की है तो एक की, दोनों के है तो कंबाइन करना पड़ेगा। गुडविल भी जो परचेस कंसिडरेशन में जो आया है वो, या फिर जो हमने कोई किसी कंपनी का एक्सेप्ट किया होगा तो वो गुडविल रहेगा यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। देन है करंट असेट्स। करंट असेट्स में स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, कैश एंड बैंक। तो स्टॉक ए कंपनी का और बी कंपनी का कुल मिला के बाहर आ जाएगा। बिल्स रिसीवेबल सिर्फ ए कंपनी का है वो ए कंपनी का हम दिखा देंगे। डेटर्स ए कंपनी का और बी कंपनी का कंबाइन करके दिखा देंगे। और देन और सबसे इम्पोर्टेंट है कैश एंड बैंक। यहाँ पे हमें थोड़ा सा कैश एंड बैंक का कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन कैसा करेंगे कि ए कंपनी से हमारी कितनी कैश आई, बी कंपनी से हमें कितनी कैश मिली, दोनों का मिलके कंबाइन हो जाएगा कि हमारे पास कैश कितना अवेलेबल है, कैश एंड बैंक। उसमें बाय इशू ऑफ शेयर्स हमने जो पब्लिक को शेयर्स इशू किए थे उसमें हमारी कितनी अमाउंट मिली है, जो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ ना, ये हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा बाय इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स इशू करने से हमें कितनी अमाउंट मिली वो कैश एंड बैंक में ऐड हो जाएगा और अमाउंट कितनी अवेलेबल है। जितनी अमाउंट अवेलेबल है उसमें से हमने लिक्विडेटर्स ऑफ ए कंपनी को कितना दिया और लिक्विडेटर्स ऑफ बी कंपनी को कितना अमाउंट दिया। तो लिक्विडेटर्स पेड टू ए कंपनी माइनस हो जाएगा, फिर बाकी रहा उसमें से पेड टू बी कंपनी फिर से माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब जितना बचा रहा उसमें और एक हो सकता है कि लिक्विडेशन एक्सपेंसेस जो हमने पेड किया और एक्सेप्ट भी किया है, और ये दूसरा भी जो हमने पेड किया बट एक्सेप्ट नहीं किया वो दूसरों से लेना है, लेकिन फिर भी हमारे पास से अभी पैसे गए तो बैंक अकाउंट हमने क्रेडिट किया तो यहाँ पे वो यहाँ से माइनस हो जाएगा कि लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के लिए इतना अमाउंट गया। और देन लास्ट में बाकी जो बैलेंस रहा वो बैलेंस हम आउटर कॉलम में दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ कैश एंड बैंक का कैलकुलेशन। इस तरह से हमारी
बैलेंस शीट बन गई। बैलेंस शीट में देन हमें बैलेंसिंग करना पड़ेगा, दोनों साइड की टोटल हमारी सेम हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से बना हमारा जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी एंड न्यू कंपनीज बैलेंस शीट। ठीक है, अब फर्स्ट लेक्चर में, इसके पहले लेक्चर में हमने देखा था कि जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी। इस लेक्चर में हमने देखा जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेस कंपनी एंड ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द परचेसिंग कंपनी। नेक्स्ट लेक्चर में हमें देखना है कि हमें प्रॉब्लम्स को शुरुआत करनी है। प्रॉब्लम्स आपको स्टडी नोट्स में दिए जाएंगे और उसका सॉल्यूशन वीडियो थ्रू किया जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।